हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, राइट? इंग्लिश मीडियम फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर 29 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 10 चैप्टर 29 फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है ना? देखिए, सिंपल सी बात है। आप लोगों को इतना मालूम है कि हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। ठीक है, अब क्योंकि सभी कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है और उन सभी करेंसी का अपना अपना एक परचेसिंग पावर होता है, मतलब कि वैल्यू, राइट? डॉलर की वैल्यू अलग होती है, हमारे रुपए की वैल्यू अलग होती है। ये वैल्यूज का मतलब ये होता है कि एक रुपए में हम क्या खरीद सकते हैं और एक डॉलर में हम क्या खरीद सकते हैं, राइट? तो क्योंकि सभी कंट्रीज की जो करेंसी होती है, इन सब की करेंसी की अपनी अलग अलग परचेसिंग पावर होती है। इस वजह से जब भी हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है, राइट, तब हमें, जैसे मान लीजिए मुझे अमेरिका से कुछ खरीदना है, राइट? तो मुझे अमेरिका से यदि मुझे कुछ खरीदना है तो पेमेंट भी मुझे अमेरिकन डॉलर में करना होगा। भाई सीधी सी बात है, वहां का सेलर रुपए में मेरे से पेमेंट नहीं लेगा, वो काय में लेगा? मेरे से डॉलर में। तो मेरे को क्या करना होगा? डॉलर पहले खरीदना होगा। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए के 1,000 डॉलर की कोई चीज मैं खरीदना चाह रहा हूं, तो मुझे 1,000 डॉलर पहले खरीदने होंगे। फिर उन 1,000 डॉलर का पेमेंट मैं किसको करूंगा? जो अमेरिका में जो सेलर है उसको, राइट? तो मैं कितने रुपए दूं कि मुझे 1,000 डॉलर मिल जाए, राइट? इसी को, ये एक परसेंटेज होगा, कुछ ना कुछ है ना, एक रेट होगा, एक दर होगी, राइट? किस हिसाब से बोलते ना, किस हिसाब से, इसी को हम रेट बोलेंगे। तो इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहेंगे। जिस हिसाब से मैं 1,000 डॉलर खरीदने के लिए क्या करूंगा? कितने रुपए दूंगा, राइट? फॉरेन समझते हैं। एक्सचेंज का मतलब यहां पर आप निकालेंगे करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इस चैप्टर में हमेशा एक्सचेंज का मीनिंग होगा करेंसी। जहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज लिखा है आप समझेंगे, आपके दिमाग में आना चाहिए करेंसी। करेंसी मतलब नोट, पैसा, है ना? मनी, पैसा नहीं, मनी, राइट? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब हुआ वो रेट जो कि दो करेंसी को आपस में एक्सचेंज करने का होता है। इसको और डिफाइन करें तो डोमेस्टिक करेंसी का मतलब हुआ कि जैसे मैं इंडिया में हूं तो मेरे लिए इंडिया की करेंसी डोमेस्टिक करेंसी कहलाएगी, मतलब इंडियन रुपीस क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब क्या हो गया? इंडिया को छोड़कर मेरे लिए सारी करेंसी क्या होगी? फॉरेन करेंसी होगी। तो मैं जब डोमेस्टिक करेंसी के एक यूनिट, मतलब कि इंडिया के 1 रुपए के बराबर, मैं ये देखना चाहता हूं कि फॉरेन की करेंसी का कितना मुझे मिलता है, उस रेट को मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट कहता हूं। ठीक है, अब इसको रीड करके देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच, एक ऐसा दर, एक ऐसा प्रतिशत या जो भी कह सकते हैं, है ना, 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना, 1 रुपए, हमारे 1 रुपए की वैल्यू, 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज exchanged with the number of unit of currency of another country. श्रीलंकन रुपीस, श्रीलंका में भी रुपीस बोला जाता है ना? तो श्रीलंकन, हालांकि उसको और भी कुछ बोला जाता है पर मैं आपको रुपीस के लिए वर्ड बोल रहा हूं। श्रीलंका में जो करेंसी है हमारे इंडिया के मुकाबले वो कमजोर है, मतलब हम 1 रुपए यदि देंगे तो हमें श्रीलंका के 2 रुपए मिलेंगे, है ना? तो हमारा इंडियन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इंडियन
करेंसी स्ट्रांग है और श्रीलंका की करेंसी हमारे से कम है, कमजोर है। तो मैंने क्या कहा कि यदि 1 रुपए के बदले हमें श्रीलंका के कितने रुपए मिलते हैं, 2 रुपए मिलते हैं, तो यही मैंने एक्सचेंज रेट को एक्सप्लेन कर दिया कि 1 रुपए के बदले इंडियन करेंसी, इंडियन 1 रुपए के बदले श्रीलंका के 2 रुपए, यही फॉरेन एक्सचेंज रेट है। मींस फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमेशा डोमेस्टिक करेंसी में एक्सप्लेन किया जाता है कि एक मेरी डोमेस्टिक करेंसी का एक यूनिट का कितना मुझे फॉरेन की करेंसी का मिलेगा। ठीक है। अब यदि मान लीजिए आप अमेरिका में हैं तो आपके लिए डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, डॉलर। ठीक, तो डॉलर और इंडियन रुपीस को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अभी रेट कितना चल रहा है, 73 का। इसका मतलब यह है कि $1 के बदले, $1 के बदले आपको 73 रुपीस पे करने होंगे। तो ये आपने कहाँ देखा, आप जब अमेरिका में हो और आपके लिए डॉलर क्या है, डॉलर किसके बराबर है बेटा, $1 आपके लिए डोमेस्टिक करेंसी है। तो आप $1 के लिए इंडियन करेंसी चेक कर रहे हैं कि इंडिया के कितने मिलेंगे, तो उसको कहेंगे 73 रुपीज मिलेंगे $1 के बदले। तो वो हो गया डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रेट इन रुपीस, क्या 1 = 73 रुपीज, राइट। चलिए, in simple word we can say that the price of one currency is term of other currency is known as foreign exchange rate। ठीक, एक करेंसी की दूसरे करेंसी में दूसरी करेंसी के रूप में उसका एक्सचेंज रेट। 75 फॉर एग्जांपल 75 आर टू बी पेड टू बाय $1। यदि मुझे $1 खरीदना है तो मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, 75 रुपीज पे करने पड़ेंगे। देन द एक्सचेंज रेट इज $1 = 75। ये 60 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 75, क्योंकि एग्जांपल मैंने 75 का लिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे रिटर्न एज रुपीस पर डॉलर, है ना, 75 रुपीस पर डॉलर एक्सचेंज रेट। और ये हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी डॉलर है, तब मैं ये बोलूंगा। यदि हमारी डोमेस्टिक करेंसी डॉलर है तो मैं क्या बोलूंगा, 75 रुपीस पर डॉलर। बट यदि मेरे लिए इंडियन रुपीस डोमेस्टिक है और मैं डॉलर में एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कहूंगा, देखो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 1 रुपीस को डिवाइड करना पड़ेगा, $71 को डिवाइड करना पड़ेगा 75 रुपीस से, तो 0.75, तो $1 कितना आएगा, जब मैं इसको अपनी डोमेस्टिक करेंसी में बोलूंगा तो बोलूंगा $0.75 पर रुपीस। ठीक है, चलिए अब फेवरेबल और अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट का मतलब समझिए। देखिए, फेवरेबल का मतलब होता है हमारे उसमें होना चाहिए हमारे फायदे में, तो हम बोलेंगे फेवरेबल। जब करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी का रेट फॉरेन करेंसी से ज्यादा होता है, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो हम बोलेंगे हम स्ट्रांग है, राइट। और यदि हमारी करेंसी की वैल्यू कम है फॉरेन करेंसी, तो हम बोलेंगे हम कमजोर है। एग्जाम्पल देखते हैं, हम 1 रुपए के बदले श्रीलंका के 2 रुपए हमें मिलते हैं, मतलब हम मजबूत हैं, राइट। हमारी करेंसी स्ट्रांग है, किसके मुकाबले, श्रीलंका के मुकाबले, राइट। बट डॉलर के मुकाबले हम $1 के बदले हम 75 रुपीज देते हैं, मतलब हम डॉलर से 75 गुना कमजोर है,
समझ में आ रही बात? अब देखना, यदि मैं किससे कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं अपने 1 रुपए की कंपैरिजन कर रहा हूं श्रीलंका से। तो अभी मान लो क्या है, 1 रुपए के बदले कितने मिल रहे हैं, 2 श्रीलंकन रुपीस मिल रहे हैं। अब मान लो फ्यूचर में ये कितना हो जाता है, 1 रुपए के बदले 3 क्या, श्रीलंकन रुपीस। तो हमारे लिए, इंडिया के लिए ये फेवरेबल हो गया कि वाओ, अब हम 1 रुपए देके कितने, 3 श्रीलंकन रुपीस ले लेंगे। हमारे फायदे की बात है ना, पहले 2 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, 3 रुपए। हमारे 1 रुपए की वैल्यू बढ़ गई है ना। पहले हमारा 1 रुपए केवल 2 रुपए श्रीलंकन रुपीस खरीद पाता था, अब 3 रुपए खरीद पा रहा है। मतलब हमारा रुपया क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ, फेवरेबल एक्सचेंज रेट हमारे फायदे में हुआ। जस्ट इसका अपोजिट देखो तो श्रीलंका के लिए क्या हो गया, ये अनफेवरेबल हो गया। पहले उसको, श्रीलंका को हमारा इंडियन रुपीस खरीदने के लिए, 1 रुपए खरीदने के लिए उसको खुद के 2 रुपए देने पड़ते थे, अब 3 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। ठीक है, अब मैं जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको खुद को सोचना है। ठीक है, आंसर तो मैं दूंगा पर आपको भी सोचना है। यदि अभी मान लीजिए डॉलर का रेट है, 1 डॉलर के बदले 75 रुपीस। यदि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट मान लो कितना हो जाता है, 1 डॉलर के बदले 78 हो जाता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, हमारे लिए फेवरेबल है, इंडिया के लिए? जरा सोचिए। नहीं, फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि पहले हमें 1 डॉलर खरीदने के लिए 75 देने पड़ते थे, अब 78 देने पड़ेंगे, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। पर जब ये 73 हो जाए, मतलब कि एक्सचेंज रेट कम हो जाए, बात को समझो, एक्सचेंज रेट कम हो जाए तो ये हमारे लिए फेवरेबल होगा। क्यों? क्योंकि पहले हम 75 रुपीस देते थे, अब 73 देंगे 1 डॉलर के लिए। ठीक, तो इसको अब रीड करके देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, when the exchange rate is expressed in टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब एक्सचेंज रेट को हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं, देन फॉलिंग एक्सचेंज रेट विल बी फेवरेबल। जब हम हमारे इंडियन करेंसी में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो करेंसी जब डाउन होगी तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे लिए फेवरेबल है। एंड increase in exchange rate become unfavorable. For example, let us assume that $1 is equal to 75. If exchange rate decrease to 73, it will be favorable in for India, because now we have to give less money for $1. On the contrary, इसका उल्टा, if $1 is equal to 77, exchange rate will be unfavorable for India. ठीक, बट देखो ये बात वही है कि आप किसके लिए देख रहे हैं। पहले तो पहली बात में हमने कहा कि हम यदि हम उसको एक्सप्रेस करते हैं काहे में, डोमेस्टिक करेंसी में, तो जब आप एक्सचेंज रेट को डोमेस्टिक करेंसी में देखते हैं तो उसका डिक्रीज होना आपके लिए फेवरेबल होता है। पर जब आप डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में देखते हैं, सॉरी, एक्सचेंज रेट को फॉरेन करेंसी में देखते हैं, तब ये उल्टा हो जाएगा। देखो, व्हेन एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब मैं डॉलर में एक्सप्रेस कर रहा हूं, मैं इंडिया में हूं पर मैं एक्सप्रेस क्या में कर रहा हूं, डॉलर में एक्सचेंज रेट को एक्सप्रेस कर रहा हूं। इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट विल बी फेवरेबल फॉर डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, एंड डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट विल बी अनफेवरेबल डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, आप इसको रीड करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 1 रुपीज इज इक्वल टू 4 सेंट। जैसे हमारे यहाँ पैसे चलते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही वहां पर सेंट चलते हैं, राइट? वहां पर पैसे की जगह क्या वर्ड यूज किया जाता है, सेंट। तो जब मैं बोल रहा हूं कि 1 रुपए के बदले मुझे कितने डॉलर मिलेगा, तो डॉलर नहीं मिलेगा, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। वहां के कितने पैसे मिलेंगे, मान लीजिए 4 पैसे मिलेंगे, मतलब 4 सेंट मिलते हैं। बात को समझिए, क्योंकि हम रुपए कमजोर है हमारा,
है ना। तो हमें 1 रुपए के बदले वहां पर पूरा $1 भी नहीं मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं, 4 सेंट मिल रहे हैं केवल, है ना। जैसे हमारा 1 रुपए में 25 पैसे होते हैं ना, तो हमें केवल वैसे डॉलर का 25वां भाग मिल रहा है, ठीक है। इफ 1 बिकम इक्वल टू 5 सेंट, मतलब ये इंक्रीज हो गया, 1 के बदले अब 4 की बात हो रही है, तो इट विल बी फेवरेबल फॉर आवर कंट्री। क्यों? क्योंकि अभी 1 रुपए के बदले हमें 4 सेंट की बजाय 5 सेंट मिलेंगे, तो बढ़ रहा है ना, हमारे लिए फायदे की बात है, हमें 1 रुपए के बदले 5 मिलेंगे, राइट। एज विल गेट 5 सेंट फॉर 1। ऑन कंट्ररी मतलब इसका अपोजिट, इफ एक्सचेंज रेट बिकम 1 इज इक्वल टू 3 सेंट, then exchange rate will be unfavorable because now less goods could be purchased in lieu of 1 rupees। मतलब 1 रुपए में मुझे कम सामान मिलेगा फॉरेन का, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब मैं ये मानता हूं कि आपको फॉरेन एक्सचेंज का फेवरेबल और फॉरेन एक्सचेंज मतलब समझ में आया है। अब हम सिर्फ जो कि क्वेश्चंस बैंक में क्वेश्चन दिए गए हैं उसी के बारे में बात करेंगे, राइट। तो बैलेंस और थोड़ा सा नॉलेज भी बात करेंगे। जैसे यहाँ पर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारा यूनिट नंबर 10 है, जिसमें हम 2 चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 29 और चैप्टर नंबर 30। चैप्टर नंबर 30 है बैलेंस ऑफ पेमेंट और चैप्टर नंबर 20 है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें केवल लॉन्ग क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं क्या? अच्छा हाँ, सॉरी, एमसीक्यूज तो मैंने अभी लिखे ही नहीं। हाँ, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस, हाँ, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के, राइट। तो देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये देखिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस पेमेंट एंड बैलेंस ट्रेड। ये तो चैप्टर 30 से रिलेटेड है, ये भी चैप्टर 30 से रिलेटेड है, ठीक है। हम देखते हैं ये रहा, एक्सप्लेन इन डिटेल फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट। तो एक्सप्लेन इन डिटेल, भाई 4 नंबर में आपको डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करोगे, आप टॉपिक नंबर 29.1 एंड 29.2 देखिए, ये मतलब कॉन्सेप्ट भी समझा दोगे, फेवरेबल अनफेवरेबल बता दोगे, ये क्या हो गया, डिटेल में आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद में आता है गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ये जो 4 क्वेश्चन है बेटा, ये है ना, ये 4 क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हमें इन टॉपिक को समझना होगा। देखिए एक्सचेंज रेट का मतलब वही 2 करेंसियों को एक्सचेंज करने का एक रेट, राइट। तो वो कैसे डिसाइड होता है, तो टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, तो 2 तरह के एक्सचेंज रेट चलते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक, वैसे 3 तरह के होते हैं, सॉरी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक। इसके बाद में होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। और तीसरा होता है मैनेज फ्लोटिंग। 3 तरह के एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो 3 तरह के एक्सचेंज रेट, बट इसको एमपी बोर्ड की बुक में केवल 2 तरह का बताया गया है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। बट आप इसको 3, जो रियलिटी है बेटा, देखो किताबें बहुत पुरानी हो चुकी है ना, पैटर्न भी बहुत पुराने हो चुके हैं, बट चीज़ें बदल चुकी हैं, तो हम करंट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो 3 तरह की एक्सचेंज रेट हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। ये तीनों को समझेंगे। इन इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। 2 टॉपिक से रिलेटेड है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड और
फ्लेक्सिबल मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के। तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, दोनों के मेरिट्स, दोनों के डीमेरिट्स। ठीक है, तो पहले तो हम समझना पड़ेगा कि भाई ये होता क्या है, फिर उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम समझ पाएंगे। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? देखिए, अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है, ये हम पढ़ चुके हैं राइट, सेंट्रल बैंक क्या होती है, वो इन एक्सचेंज रेट को क्या करती है, डिसाइड करती है, फिक्स कर देती है। एंड द एक्सचेंज रेट कैन बी मेड बाय द सेंट्रल बैंक ओनली. It is generally does not change or the changes can take place within a fixed limit only. फिक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्सचेंज रेट बार बार बदलेगा नहीं भाई। जैसे आज की तारीख में आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर छोड़ो, आप गूगल सर्च करो, है ना, तो आपको आज का रेट और शाम का रेट, मतलब अभी का आप रेट डालोगे और रात का रेट डालोगे तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, आज के रेट और कल के रेट में अंतर आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल है, बदलता जा रहा है, राइट। तो फिक्स्ड क्या हुआ, फिक्स्ड का मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती, फिक्स कर देती कि भैया $1 के बदले 75 रुपीज, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। और इसमें चेंजेस तो होगा बट बार बार नहीं होगा और बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसी को क्या बोला है, चेंजेस कैन टेक प्लेस विथ इन अ फिक्स्ड लिमिट ओनली। चेंजेस जो होगा वो भी बहुत कम होगा और बार बार नहीं होगा, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। देखो इसमें क्या करते हैं कि दो करेंसी, जैसे मान लो हम डॉलर और रुपए को आपस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दोनों के बीच में एक्सचेंज रेट जानना चाहते हैं, डॉलर और रुपए के बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम 10 ग्राम सोना क्या करेंगे, रख देंगे सामने और पूछेंगे बताओ डॉलर, इस 10 ग्राम सोने के लिए आप कितना डॉलर दोगे। मतलब आप 10 ग्राम सोने को खरीदने के लिए कितना डॉलर पे करोगे, बात समझ में आ रही है। और इधर हम पूछेंगे किससे, रुपए से, कि बताओ आप इस 10 ग्राम सोने को खरीदने के लिए कितना पैसा दोगे, ठीक। तो दोनों का अलग अलग आएगा। भाई वो 10 ग्राम सोने को खरीदने के लिए हो सकता है $100 देने के लिए तैयार है, और हम 10 ग्राम सोने को खरीदने के लिए शायद 75,000 देने के लिए तैयार है, राइट। तो यहाँ पर एक रेट आ जाएगा कि दोनों के बीच में, फिर उसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, है ना। तो वहां पर एक रेट फिक्स हो जाएगा कि $1 के बदले 75 रुपए, ठीक है। मतलब इसमें एक कॉमन यूनिट रखी जाती है जो कि गोल्ड है। गोल्ड के कंपैरिजन में देखा जाता है कि भाई डॉलर, इस गोल्ड को, इतने गोल्ड को खरीदने के लिए कितना डॉलर लगेगा और इतने गोल्ड को खरीदने के लिए कितना रुपए लगेगा, फिर दोनों को डिवाइड करके एक एक्सचेंज रेट निकाल लिया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड was taken as a common unit of parity between currencies of different countries in circulation। जो भी डिफरेंट अलग अलग कंट्री की जो भी करेंसीज हैं, उन करेंसी के बीच में उनको कंपेयर करने के लिए एक कॉमन चीज ली जाती है, कॉमन यूनिट लिया जाता है, जो कि क्या है, गोल्ड, ठीक। ईच कंट्री was to define the value of its currency in term of gold। मैंने वही बोला कि हर एक कंट्री अपनी करेंसी को डिफाइन करती है गोल्ड के रूप में, कि भाई इतना 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए हम इतना रुपए देंगे, इतना डॉलर देंगे, किसमें टर्म में, गोल्ड के रूप में। अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज टर्म ऑफ द अदर करेंसी वाज फिक्स्ड। और इसके जरिए हम एक करेंसी का दूसरी करेंसी के में क्या कर लेते हैं, उसका रेट फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी, ठीक है। चलिए
फिर दूसरा सिस्टम होता है द ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक, ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। देखिए, जब एक्सचेंज रेट में ये जो जो गोल्ड सिस्टम था ना, इस गोल्ड सिस्टम में काफी कमियां थी, तो इस कमी को दूर करने के लिए ये दूसरा सिस्टम लाया गया। कौन सा? ब्रिटेन वुड सिस्टम एक्सचेंज रेट। ठीक, ये कब आया? ये 1944 में आया, और यहाँ पर हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को एक नए तरीके से डिफाइन करना चालू करा। इसके पहले हम कैसे करते थे? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से। अब हम कहां से कर रहे हैं? कौन से सिस्टम से कर रहे हैं? ब्रिटेन वुड सिस्टम से करते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या किया जाता है, जैसे गोल्ड को पहले क्या करते थे, गोल्ड को रखा जाता था, अब यहाँ गोल्ड को नहीं रखा जाता है, अब यहाँ डॉलर को रखा जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए हमें श्रीलंकन रुपीस को इंडियन रुपीस से एक्सचेंज करना है ना, हमको श्रीलंकन रुपीस और इंडियन रुपीस का एक्सचेंज रेट मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम डॉलर को बीच में रखेंगे और रुपए, इंडियन रुपए से पूछेंगे बताओ कितने रुपए दोगे $1 के बदले। हम कहेंगे 75 रुपीज। ठीक है, ओके। फिर श्रीलंका से पूछा जाएगा बताओ कितने आपके श्रीलंकन रुपीस दोगे $1 के बदले, तो वो कहेगा 150। राइट, तो हम क्या करेंगे कि भाई $1 के लिए ये 75 दे रहा है, ये कितने दे रहा है? 150 दे रहा है। 150 मतलब 150 डिवाइडेड बाय 75 करेंगे तो आ जाएगा 2:1, मतलब कि $1 के बदले 2 श्रीलंकन रुपीस। तो दो कंट्रियों के बीच में डॉलर को रखकर उनका एक्सचेंज रेट निकाला जाता है। ठीक है, दिस वॉज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड इन द चॉइस ऑफ द असेट विच नेशनल करेंसी वुड बी कन्वर्टिबल। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड रेट है, इसके अलग कॉन्सेप्ट है इसमें। अंडर दिस सिस्टम countries were required to fix their currency अगेंस्ट $। देखो वही बोला है, इस सिस्टम में कंट्री क्या करती है, अपनी करेंसी का रेट फिक्स करती है। किसमें? $, में, कि $1 के लिए 75 रुपीज। राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज डेलीगेट्स विथ सुपरवाइजरी रोल अंडर द सिस्टम। आपने एक नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF बोलते हैं शॉर्टकट में। ये क्या करता है, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सारे देश मेंबर हैं। ठीक है, एंड में प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया जाता है, और ये क्या करते हैं, ये पूरे विश्व में जो भी इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं उनमें ये मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनकी ये सुपरवाइजरी करते हैं, मतलब उन पर नजर रखते हैं। तो इस सिस्टम पर कौन नजर रखता है? इंडियन मॉनेटरी फंड नजर रखता है, और वो ये देखता है कि आप कहीं गलत तरीके से अपने एक्सचेंज को डिफाइन तो नहीं कर रहे हैं। भाई हम बोल सकते हैं ना कि $1 के बदले हम 50 रुपए देंगे, तो इंडियन मॉनेटरी फंड बोलेगा बता किस हिसाब से। ऐसा थोड़ी चलेगा कि कुछ तो भी तुम बोल दोगे, है ना। तो वो कौन देखेगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उस पर नजर रखेगा। ठीक है, चलिए, तो याद रखना ये क्वेश्चन डिटेल में पूछा गया है। ये देखिए, इसमें मैं आपको ये क्या है, क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में इस पर एक डिटेल क्वेश्चन है, ये रहा, एक्सप्लेन द ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। कितने का? 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इतना सा तो 4 नंबर में आप लिख नहीं पाएंगे, है ना, ये तो बहुत कम हो जाएगा। तो बेटा आपके पास यदि कोई और बुक है और उसमें यदि ये डिटेल में हो तो आप वहां से देख लीजिएगा, या फिर इसके साथ में एक एग्जाम्पल कोड कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया, है ना, कि
हमको एक श्रीलंकन रुपीस और इंडियन रुपीस को यदि एक्सचेंज करना है तो हम बीच में किसको रखेंगे, डॉलर को रखेंगे और डॉलर का हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। ठीक है, इस तरह से एक एग्जांपल दे देना तो ये 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब आता है मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। पर मेरिट और डीमेरिट समझने से पहले हमें किसको समझना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जिस तरीके से शेयर मार्केट आपने सुना है, शेयर मार्केट का क्या होता है, शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स का रेट अप डाउन होता है। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई वर्क करता है ना। जिस शेयर्स की डिमांड ज़्यादा होगी, हमेशा बेटा डिमांड सप्लाई का रूल हर जगह काम होता है, आप इसको समझिए। जिस भी चीज की, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो शेयर्स हो, जिसका भी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो भाई डिमांड ज्यादा तभी कहलाएगी जब सप्लाई कम होगी। कंपैरिजन में चलता है ये, राइट। डिमांड ज्यादा तभी होगी जब सप्लाई उस चीज की कम हो। समझ में आ रही ना, है ना। जैसे आप किसी चीज के 10 यूनिट मांग रहे हैं जबकि मार्केट में वो केवल 6 है, तो हम बोलेंगे 4 यूनिट डिमांड ज्यादा है, राइट। तो जब भी डिमांड ज्यादा है किसी चीज की तो उसका रेट क्या होगा, बढ़ेगा। और जिसकी डिमांड कम है मतलब सप्लाई ज्यादा है, उल्टा सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो सप्लाई ज्यादा है तो उसका रेट कम होगा। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई के रूल के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में, सर ये इंटरनेशनल मार्केट कहाँ है, जहां पर हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं, है ना, स्टॉक एक्सचेंज, वहीं पर ये करेंसी का भी एक्सचेंज होता है। इंटरनेशनल उस आजकल सब ऑनलाइन होता है, राइट, तो ये इंटरनेशनल मार्केट कहलाता है। तो करेंसी की भी डिमांड और सप्लाई होती है। अब करेंसी की डिमांड और सप्लाई क्यों होती है ये बाद में देखेंगे, पहले हम मुद्दे की बात को समझे कि करेंसी की भी क्या होती है, डिमांड और सप्लाई होती है, और डिमांड और सप्लाई के जरिए क्या होता है, उस करेंसी का रेट फिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे डिमांड हुई, जैसे मान लो डिमांड अब कैसे होती है इसको समझो। मेरे को फॉरेन मतलब अमेरिका से कुछ खरीदना है $1000 का, तो मैंने अभी क्या बोला था, मुझे $1000 पे करने होंगे। $1000 पे करने के लिए मुझे $1000 पहले खरीदने होंगे। तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके या मैं बैंक में जाऊंगा जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, उस ब्रांच में जाऊंगा और बोलूंगा कि भैया मुझे $1000 दे दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, $1000 की डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, इस डॉलर के बदले में क्या दे रहा हूँ, तो इस डॉलर के बदले में इंडियन रुपीस दे रहा हूँ। तो मैं इंडियन रुपीस की सप्लाई बढ़ा रहा हूँ और डॉलर की डिमांड बढ़ा रहा हूँ। बात को समझो, इससे होगा क्या, डॉलर की डिमांड बढ़ने से और रुपए की सप्लाई बढ़ने से डिमांड, डॉलर की डिमांड बढ़ने से डिमांड क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, राइट, महंगा हो जाएगा, है ना। और पैसे की सप्लाई बढ़ने से, रुपए की सप्लाई बढ़ने से रुपया कमजोर होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी करेंसी की डिमांड सप्लाई होती है। देखो मैंने जब डॉलर को खरीदा तो मैंने डॉलर की डिमांड करी और इंडियन करेंसी की क्या करी, सप्लाई करी। तो इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, डिमांड सप्लाई का रूल होता है। और जिस रेट पर डील हो जाती है, जो भी एक भाव हो जाता है, डील हो जाती है, वो उसका क्या हो जाता है, एक्सचेंज रेट हो जाता है। और ये दिन भर में कई बार चेंज होता है, हर सेकंड बदलता रहता है। ठीक है ना। बट एक्सचेंज रेट को उस दिन का क्लोजिंग रेट, मतलब आखिरी डील कितने रुपए पर, कितने किस भाव में हुई, किस रेट पे हुई, उसको उस दिन का आखिरी रेट लिया जाता है। ठीक है, तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, इतने जल्दी समझ में इसके लिए कई एग्जाम्पल देने होते हैं। यदि आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, एग्जाम पास में है, जितना भी समझ में आया उतना करिए, है ना।
चलिए इसको रीड करके देख लेते हैं। इट इज द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब जहां पर फॉरेन करेंसी की खरीदी बिक्री होती है, वहां पर डिमांड एंड सप्लाई पर इसकी किसी भी करेंसी की एक्सचेंज रेट क्या होती है, डिटरमाइंड होती है, तय होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब इनके कुछ न कुछ दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। किसके किसके, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के। और दोनों के आपके क्वेश्चंस भी यहां पर हैं। देखो, गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में कुछ आप कमेंट कीजिए, आर्गुमेंट दीजिए, फेवर में बताइए, है ना, कि भैया मेरिट्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, डीमेरिट्स की बात हो रही है, यहाँ पर मेरिट्स की बात हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, डीमेरिट्स की बात हो रही है। तो 4 क्वेश्चन बन गए, राइट। अब इन 4 क्वेश्चन को याद करना और समझना या लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। केवल 2 करोगे 4 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कैसे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का जो मेरिट्स है वो डीमेरिट होगा फिक्स्ड का, ठीक। और मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड का जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो मेरिट्स है वो फ्लेक्सिबल का डीमेरिट्स होगा। ठीक है, अब रट्टा मारना है तो याद करो, चालू करो, पर इसको समझ लोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, याद करने में आसानी होगी और आंसर 2 करोगे 4 आंसर बन जाएंगे। तो आप इसको समझिए, समझने में टाइम जरूर लगेगा, पर एक बार टाइम लगेगा, बाकी हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। भाई एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के क्या फायदे हैं, है ना, या आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहली बात देखिए, यदि एक्सचेंज रेट फिक्स है तो हम जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको क्या होगा, उसके फेवर की बात होगी, इंटरनेशनल मार्केट की। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं अमेरिका से डील करता हूँ, मेरा बिजनेस अमेरिका के साथ में डील होता है, या मैं अमेरिका के साथ में कोई बिजनेस, अमेरिका में कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, यहाँ से वहाँ कुछ अपने गुड्स सेल करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, राइट। तो इसके लिए एक एक इसमें सबसे बड़ा एक रिस्क फैक्टर ये है कि यदि करेंसी का रेट बार बार बदलता रहेगा, समझना, यदि करेंसी का रेट बार बार बदलता रहेगा तो बिना वजह ही मुझे फायदा या नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मुझे कोई चीज खरीदनी है और वो कितने की है, $1000 की, राइट। तो मैंने आज देखा कि $1000 के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, $1 ₹75 का, मतलब कि $1000 के लिए मुझे 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज देने होंगे, तब जाके मुझे $1000 मिलेगा, राइट। अब मैंने सोचा कि आज नहीं, मैं इसको 10 दिन बाद ले लेता हूं। 10 दिन बाद ये एक्सचेंज रेट ₹1 का 75 की बजाय ₹1 का 78 हो गया। कितने का हो गया, 78, मतलब ₹3 ज्यादा। तो मुझे जब आज 10 दिन बाद जब मैं उस $1000 का पेमेंट करने जाऊंगा तो मुझे 75 के बजाय मुझे कितने देने होंगे, 78,000 देने होंगे। मतलब मुझे 3,000 का लॉस सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि मैंने 10 दिन बाद पेमेंट करा। या फायदा भी हो सकता है, ये 75 की जगह 73 भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। तो जब हम फॉरेन में डील करते हैं तो यदि एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल रहेगा तो मुझे डर रहेगा, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जिस दिन पेमेंट करने जाऊं उस दिन एक्सचेंज रेट बदल जाए और मुझे लॉस हो जाए, मुझे ज्यादा पेमेंट करना पड़े। या फिर मैं इस
चीज में वेट करता रहूंगा कि यार जब करेंसी का रेट मेरे फेवर में हो जाएगा, मतलब मुझे कम पैसा देना पड़े, तब मैं खरीदूंगा। तो इस सब से क्या होगा, आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या होगा, डिस्करेज होगा। समझ में आ रही ना, इनकरेज ना होके वो क्या होगा, डिस्करेज होगा। हम बाहर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि हमें हमेशा डर लगा रहेगा कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इस बात में मैंने दो बातें समझाई आपको, ये कंपैरिजन में चलेगा, याद रखना है ना। मेरिट डीमेरिट्स जो हम पढ़ेंगे वो कंपैरिजन में पढ़ेंगे, तो आसान है समझना। तो मैंने अभी दो बातें समझा दी यहाँ पर। मैंने यहाँ पर डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी एक्सप्लेन कर दिया, और मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो कैसे, अब समझना है ना, मैं इसको रीड कर रहा हूं, इसका अपोजिट भी करते जाएंगे अपन साथ साथ में। इसका अपोजिट क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं इसका अपोजिट क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है। इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, व्हेन ऑल द नेशन अडॉप्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज बिकॉज दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। इस प्रकार का एक्सचेंज रेट किस चीज की गारंटी दे देगा, इंश्योर कर देगा, निश्चित कर देगा, किस चीज में, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को फिक्स कर देगा, मतलब उसको स्टेबल रखेगा, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि भैया $1 के बदले 75 रुपए ही है, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं आएगा। इस चीज को इंश्योर करेगा कौन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो इस वजह से क्या होगा, ड्यू टू सर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया, निश्चितता के कारण फॉरेन ट्रेड क्या होगा, प्रमोट होगा, इनकरेज होगा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, है ना, इंक्रीज, सॉरी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो हम वहां क्या लिखेंगे, व्हेन ऑल, यहां पर हम लिखेंगे ड्यू टू अनसर्टेनिटी in exchange rate there is always a risk, है ना। तो हमेशा अनसर्टेनिटी के कारण हमेशा इसमें कोई ना कोई रिस्क बनी रहेगी, जिस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड क्या होगा, डिस्करेज होगा। ठीक है, इसका अपोजिट। चलिए, तो यहां पर हमने डीमेरिट्स किसका कर लिया, फ्लेक्सिबल का कर लिया। ठीक है, आगे, इट प्रमोट्स कैपिटल मूवमेंट। देखिए, यदि एक स्टेबिलिटी रहेगी एक्सचेंज रेट में, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी भी देश में बिजनेस कर सकता है। हमारे देश में बिजनेस बढ़ेगा, फॉरेनर हमारे देश में बिजनेस कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे, बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सचेंज रेट सही है, फिक्स है, राइट, ज्यादा इसमें फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये किसको प्रमोट करेगा, कैपिटल मूवमेंट को। वहां से कैपिटल, फॉरेन से कैपिटल कहाँ आएगी, इंडिया में आएगी, इंडिया की कैपिटल कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। तो ये कैपिटल के मूवमेंट को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। क्यों, क्योंकि सर्टेनिटी है ना, अनसर्टेन कुछ नहीं है। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी होने के कारण कैपिटल मूवमेंट क्या होगा, डिस्करेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सीलरेशन इन कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, जब आपका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, आपका कैपिटल मूवमेंट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यार आपका कैपिटल फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। आप अर्निंग करोगे, आप प्रॉफिट में रहोगे, बिजनेस करोगे, तो कैपिटल का क्रिएशन, फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। इसको रीड करके देख लीजिएगा। इट स्टॉप स्पेकुलेशन। बिल्कुल, आज एक्चुअल में इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में फॉरेन करेंसी का क्या होता है, स्पेकुलेशन होता है। बिल्कुल, लोग इसको बिजनेस बना चुके हैं। कैसे, आज मुझे लगता है कि यार अभी इन डॉलर का रेट कितना चल रहा है, $1 के 75 रुपए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यार डॉलर मजबूत होगा, मतलब $1 का भविष्य में रेट हो जाएगा 80 रुपीज 2 से 3 महीने बाद। तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉलर खरीद लूंगा और मैं इंतजार करूंगा कि कब इसका एक्सचेंज रेट $1 से
कितने का हो जाए, $1 का 75 का कितना हो जाए, 80 हो जाए। जिस दिन $1 80 रुपए का हो जाएगा उस दिन मैं उस डॉलर को बेच दूंगा और ₹5 का प्रॉफिट अर्न कर लूंगा, राइट। तो ये क्या हो गया, ये सट्टा हो गया, बिजनेस है ना, ये स्पेकुलेशन हो गया, सट्टे का बिजनेस हो गया। तो यदि फिक्स एक्सचेंज रेट रहेगा तो स्पेकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि रेट तो फिक्स रहेगा, तो फिर बिजनेस इसमें कुछ होगा नहीं, सट्टा लगेगा नहीं, ठीक है। इट हेल्प, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में इनकरेज होता है क्या, स्पेकुलेशन, मतलब सट्टा इनकरेज होता है, ठीक है। इट हेल्प द गवर्नमेंट टू चेक इन इन्फ्लेशन, ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है इन्फ्लेशन को चेक करने में, इन्फ्लेशन को चेक करने में, महंगाई को चेक करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग पॉसिबल, देखिए एक्सचेंज रेट फिक्स है तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो गवर्नमेंट करती है वो काफ़ी आसानी से कर सकती है, क्योंकि सब कुछ सर्टेन है, फिक्स है, राइट। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होने के कारण सब कुछ अनसर्टेन होने के कारण जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है उसकी प्लानिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हो गए, मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, और इसका अपोजिट हो जाएगा मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। देखते हैं, अब समझिए कि क्या नुकसान है यदि एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाए तो, ठीक। देखिए जितना भी एक्सचेंज रेट फिक्स करना होता है, देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा, गोल्ड के थ्रू या फिर डॉलर के थ्रू, तो अभी तो डॉलर के थ्रू होता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा डॉलर का स्टॉक रखना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए क्या है, एक नुकसान वाली बात है। फिक्स एक्सचेंज रेट में हमें एक सर्टेन रेशो तक क्या करना होता है, गोल्ड और फॉरेन करेंसी का स्टॉक रखना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए हमें गोल्ड और फॉरेन करेंसी के स्टॉक को मैनेज करना पड़ता है, उसको स्टॉक करना पड़ता है, तभी जाके वो रेट क्या होता है, फिक्स्ड होता है बेटा, है ना। तो इस ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बस आप इतना समझो कि एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें क्या करना होता है, गोल्ड का रिजर्व करना पड़ता है, जो कि एक डीमेरिट है फिक्स एक्सचेंज रेट का। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल में हमें कोई रिजर्व नहीं करना पड़ता, ये उसका बेनिफिट मेरिट्स वाली बात हो जाएगी। कंट्रोल्स इन वेरियस सेक्टर, ठीक है, फॉर maintaining fixed exchange rate, various type of control have to be applied on industry sector, banking sector and foreign trade। भाई हमको फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के चक्कर में कई तरह के सेक्टर्स पे कंट्रोल्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो गड़बड़ ना कर दें, है ना। इंडस्ट्रीज पर हमें कंट्रोल ज्यादा रखना पड़ेगा, बैंकिंग पर ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, फॉरेन ट्रेड पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस कंट्रोल लीड टू करप्शन, और इस तरह के कंट्रोल किस चीज को बढ़ावा देंगे, करप्शन को बढ़ावा देंगे। इन इमोरल एक्टिविटीज, और गलत गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा, इट इज डिस्करेज द ऑब्जेक्ट ऑफ हैविंग फ्री मार्केट, ये फ्री मार्केट के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिस्करेज करेगा। फ्री मार्केट क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में हमने प्लान सेंट्रल इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ा होगा, ये वही फ्री इकोनॉमी है, ठीक है। अब समझ में आया तो अच्छी बात, क्योंकि वो बात फिर से रिपीट तो नहीं कर सकता। इट मे रिजल्ट इन अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ये क्या कर सकता है, फिक्स एक्सचेंज रेट के जरिए आप अपनी करेंसी का अंडर और ओवर वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन क्या है, ये हमारा एक पूरा डिटेल क्वेश्चन है, हम वहां पर समझेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन, ये हमारे क्वेश्चन बैंक में भी है, तो हम ये देखिए डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन में डिफरेंस, राइट, ये हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन, इट मे नॉट बी मार्केट इक्विलिब्रियम,
देखो मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है, जब डिमांड और सप्लाई का फोर्स काम करता है। जब डिमांड और सप्लाई का फोर्स काम करता है तो जो किसी भी चीज का रेट मिलता है वो मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्योंकि आप इसको अपने हिसाब से फिक्स कर रहे हो, इसलिए ये यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक, एन इकोनॉमिक फॉलोइंग दिस सिस्टम में फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्बैट आइदर डिप्रेशन और रिसेशन। यदि कोई कंपनी कोई इकोनॉमी इस सिस्टम को फॉलो करता है तो वो रिसेशन में डिफिकल्टी में फंस जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा उल्टा करते जाओगे तो क्या बन जाएगा, मेरिट्स बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी और अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, समझ लेते हैं अभी। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब है इट इज अ सिचुएशन इन विच द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी एग्जिट्स व्हाट द ओपन मार्केट इज विलिंग टू पे। ओवर वैल्यूएशन का मतलब ये है कि मार्केट में उसकी जो कीमत होनी चाहिए उससे ज्यादा आपने उसकी क्या कर दी, कीमत लगा दी है, फिक्स कर दी। ठीक, अंडर वैल्यूएशन का मतलब है कि जो मार्केट उसकी कीमत देना चाहता है उससे कम में आपने उसकी कीमत लगा दी। ठीक है, और खास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में काफी सारी डीमेरिट्स होने के कारण इस सिस्टम को बंद कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया में कौन सा चलता है, अभी वर्ड में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही चलता है। मतलब इतनी कथा करने के बाद में मालूम पड़ा कि ये जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो तो अब काम का ही नहीं है ना, ऐसा होता है। ठीक है, इसके मेरिट्स, फ्लेक्सिबल के मेरिट्स भी एक बार रीड करके देख लीजिएगा। ठीक है, आसान है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट में कितने क्वेश्चन कर लिए, जरा देख लेते हैं। देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इससे पहले थोड़ा सा ये हमारा बचा हुआ था मैनेज फ्लोटिंग, है ना। देखिए फ्लेक्सिबल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड द फिक्स एक्सचेंज रेट। ये दोनों का एक मिक्सर है, किसका, फ्लेक्सिबल और फिक्स का। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, मैनेज फ्लोटिंग। तो इसमें क्या करते हैं कि व्हेन वेयर इन है ना, ये वेयर इन एक्सचेंज रेट इन डिटरमाइन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रीली बाय द फोर्स मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। तो इसमें एक्सचेंज रेट जो डिसाइड होगा वो एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई के जरिए ही होगा। बट ये इसको, इस फ्लोटिंग सेक्शन को हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो उसको क्या करेगी, वॉच करेगी। वो ऐसा देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जानबूझकर हमारी करेंसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल देखो, डिमांड और सप्लाई की फोर्स जेन्युइन जरूरी नहीं है कि हमेशा वो जेन्युइन हो। कई बार कई कंट्रीज क्या करती है, किसी दूसरी करेंसी के रेट को गिराने के लिए गलत तरीके से ट्रेड करती है। जैसे सिंपल सी बात है, सप्लाई बढ़ने से रेट कम हो जाता है और डिमांड बढ़ने से रेट बढ़ जाता है। तो कंट्रीज क्या करती हैं, गलत तरीके से डिमांड और सप्लाई करती है करेंसी की, जिससे क्या होता है, एक गलत तरीके से, है ना, अनलॉफुल तरीके से एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है। तो उसको मॉनिटर कौन करता है, हर कंट्री अपनी करेंसी के फेवर में चेक करती रहती है कि उनकी करेंसी फेवर में है या नहीं, कोई गलत ट्रेड तो नहीं कर रहा है। ठीक, और फिर यदि उसको सेंट्रल बैंक को लगता है कि यार हमारे रुपए के साथ में गलत किया जा रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास रखे हुए फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी को मार्केट में डिमांड और सप्लाई के जरिए उसको मैनेज करने का काम करती है, जिसे हम मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसको कंट्रोल किया जाता है। मीन्स देखिए, एक्चुअल में मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है ना, वो फ्री होना चाहिए, राइट।
वो करप्टेड नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ गलत नियत हो, वो नहीं होना चाहिए। तो जब आप डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ना गलत तरीके से, तो हम यहाँ पर फिर कहेंगे डर्टी फ्लोटिंग, राइट। तो ये था मैनेज फ्लोटिंग। अब इसके बाद में आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहाँ पर आप अलग अलग डिफरेंट कंट्री के जो करेंसी होती है उसके बायर और सेलर्स अवेलेबल होते हैं और इनको एक्सचेंज करते हैं, वहाँ उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दो तरह के होते हैं, स्पॉट मार्केटिंग और फॉरवर्ड मार्केटिंग मार्केट, ठीक है। ये आप रीड करके देख लीजिएगा। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, शायद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं मतलब ठीक है, चलिए देखते हैं हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं और कितने बाकी हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट है और उसमें हम फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो चैप्टर नंबर 30 से हैं, ये हम बाद में देखेंगे, ये भी हम चैप्टर नंबर 30 में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। ये भी हम अभी देख लेंगे, ये अभी हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। अभी हम ये कंप्लीट करेंगे, ओके। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन एक्सप्लेन इन डिटेल फॉरेन एक्सचेंज रेट, हम कर चुके हैं, ये चारों क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये जो आप चारों क्वेश्चन देख रहे हैं हम ये कर चुके हैं, राइट। बॉटन सिस्टम में हम कर चुके हैं। डिफरेंस इन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, ये रहा आपके सामने। बेटा आप इस क्वेश्चन को इजीली रीड करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप बस इसको रीड कीजिए, बहुत इजी है, ये क्लियर हो जाएगा। और ये चैप्टर नंबर 30 से, तो बस इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन बच रहे हैं। एक मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, कौन सा, ये फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, राइट। और उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बेटा ये क्वेश्चन बैंक में नहीं है बट आपको करना ही है ना, क्योंकि मैंने अभी भी बोला क्वेश्चन बैंक के बाहर यदि कोई आईएमपी क्वेश्चन है तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, तो आपको ये करना ही है ना। इन दोनों में डिफरेंस और बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ तीन पॉइंट दिए मैंने, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। भाई हमारे जो फॉरेन ट्रेड है मतलब विदेशी व्यापार है, उसके क्या मेन फीचर्स हैं, उनमें क्या अभी विशेषताएं हैं, क्या चल रहा है, राइट, है ना। ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिलेगा नहीं, जहाँ तक पूरे चांसेस है किसी भी बुक में ये आपको इसका क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, ये अलग से लिखा गया है, राइट। ये जब मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा तब मैंने इनके आंसर लिखे। पहला है नेगेटिव और अनफेवरेबल ट्रेड। अरे यार ये तो क्वेश्चन एक्चुअल में बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर से रिलेटेड है, तो कंप्लीट हुआ ये चैप्टर बेटा, ये क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है, हम उसी में ये देखेंगे, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर नंबर 30, तो पूरा चैप्टर हमारा फॉरेन एक्सचेंज का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 29 फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 30 बैलेंस ऑफ पेमेंट।